जी प्लीज़ प्लीज़, कुछ अर्जेंट है तो जी प्लीज़, थैंक यू, धन्यवाद। ये देख रहे हैं फोटो स्क्रीन पर और ये सामने खड़े हैं, दोनों में क्या फर्क लग रहा है? मतलब आप लोग पहले जान गए यार, थैंक यू बॉस, बट थोड़ा कमजोर रहा। यस थैंक यू। तो जितनी इनकी तारीफ की जाए, हम करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग करेंगे तो अच्छा लगेगा। मतलब क्रेन में ही इन्होंने अपना बचपन शुरू किया है। मतलब ये हमारे सीएमडी साहब के सुपुत्र हैं। तो जायज़ है कि जब वो 1963 से क्रेन में ही हैं, तो ये भी क्रेन में ही पैदा हुए हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि नस नस में जो खून है वो क्रेन की ही दौड़ रही है। और इन्होंने हर काम किया है। मतलब जो हमारे सीएमडी साहब थे, वो इनको ट्रेनिंग ऐसे दिया है, इस डिपार्टमेंट में आदमी नहीं है, तुम जाके देखो, संभालो। मतलब इवन दैट की फोरमैन सुपरवाइजरी, सर्विसिंग, इरेक्शन कमीशन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, सब चीज इन्होंने किया हुआ है। आज सब पापड़ बेल के यहाँ आए हुए हैं। और एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, जो कि एक छुपा हुआ है। एक ये अपनी मेहनताना का एक छोटा सा नमूना पेश किया है। ये बुक आप देख रहे हैं, तो एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा आप लोगों को, बट ये हार्ड कॉपी ही मिलेगा, सॉफ्ट कॉपी नहीं मिलेगा। रिक्वेस्ट आपको डालना पड़ेगा, हम आपके घर पहुंचाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो एक बार जोरदार तालियां। और आगे अब ये पेश करेंगे। जी सर प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सर। तो थैंक यू ऑल अगेन आज आने के लिए और अपना कीमती समय निकालने के लिए। तो अभी तक सेशन कैसा रहा? कुछ सीखने को मिला? ओके, तो हमने सीखा कि कैसे क्रेन की कुछ पैरामीटर्स हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमने सीखा कि बिल्डिंग हाइट हम रिड्यूस कर सकते हैं और उससे हम बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। और जितना हम हाइट रिड्यूस करेंगे, लोहा कम लगाएंगे, सीमेंट कम लगाएंगे, उतनी जल्दी वो बनेगा, ये मेरा मानना है। तो टाइम और कॉस्ट दोनों हमारी बच सकती हैं। इससे पहले मैं आगे शुरू करूं, मैं अपनी स्टोरी आपको शेयर करना चाहता हूं। कैन आई शेयर? ओके। तो मोस्टली आप सब लोग इंजीनियर्स हैं। इंजीनियर्स कौन कौन है तुम में? ओके, मोस्टली 90% आई कैन सी इंजीनियर्स। तो मैंने भी इंजीनियरिंग करी, पंजाब से इंजीनियरिंग करी मैकेनिकल में। शौक था रोबोटिक्स का कि रोबोट्स बनाने हैं, फैसिनेशन थी रोबोटिक्स की। तो इंग्लैंड जाके मैंने एक कोर्स होता है मेकाट्रॉनिक्स, उसमें अप्लाई किया। मेकाट्रॉनिक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और रोबोटिक्स भी उसमें एक पार्ट था। तो मेरे को फैसिनेशन किया कि भाई सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होने की जगह इसके थ्रू चलते हैं। क्योंकि पंजाब से इंजीनियरिंग करी थी तो इंग्लिश बिल्कुल बेकार थी। और इंजीनियरिंग कॉलेज में वैसे भी आपको पता ही है कैसे हम पढ़ाई करते हैं। तो इंग्लैंड जाके थोड़ी बहुत मुसीबतें आई। इंग्लिश समझ में ही नहीं आती थी, प्रोफेसर की तो खासकर नहीं समझ में आती थी। एनी हाउ, जो एम था वो यही था कि किसी तरह से रोबोटिक्स में एंटर करना है, पीएलसी की प्रोग्रामिंग सीखनी है। तो थ्योरी पार्ट हमारा खत्म हो गया, वहाँ पे थ्योरी पार्ट अलग होता है, प्रैक्टिकल अलग होता है, सेशन अलग अलग होता है। थ्योरी पार्ट खत्म हो गया, अच्छा ठीक ठाक स्कोर भी आ गया। प्रैक्टिकल की बारी आई, प्रोफेसर साहब ने तीन तीन चार चार के ग्रुप्स बना दिए हमारे क्लास के। तो और उन्होंने अनाउंस किया कि कल आपको पीएलसी दिखाया जाएगा। तो आई एम टॉकिंग अबाउट 97, जब बहुत ज़्यादा पीएलसी वगैरह का चलन नहीं था। आज की डेट में तो फ़ोन के अंदर भी पीएलसी है और प्रोग्रामिंग है। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि यार कैसे दिखता होगा पीएलसी, किस तरह का होगा, कैसे दिखता होगा, और उसको प्रोग्रामिंग करना। तो मैं हालांकि थ्योरी में सारा पढ़ा था, लेकिन पूरी रात मैं प्रिपरेशन करता रहा, रिवाइज करता रहा कि इस पीएलसी को, ये जो पर्टिकुलर पीएलसी मिल रहा है, इसको क्या प्रोग्रामिंग करनी है, इसके फॉर्मेट्स क्या हैं, इसकी कमांड्स क्या हैं।
ये सब चीज़ें मैं पूरी रात भर एंड अगले दिन सुबह मैं पहुंचा बहुत एक्साइटेड कि लाओ अभी करेंगे और अभी कुछ बना तो प्रोफेसर साहब ने बोला ये रहा PLC, नाउ यू आर इन ग्रुप्स और आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है। तो ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल का प्रोजेक्ट था और आपके पास 3 दिन का समय है, हर एक ग्रुप्स को बोला। तो बढ़िया हो गया, चलो जी लाओ, मैंने अनपैकिंग करनी शुरू करी। तो मेरे ग्रुप में 2 जर्मन्स थे, उनकी हाइट इतनी थी। उन जर्मन्स ने मेरे को कहा रोहित, इंडियंस कैंट डू दिस, ये इंडियंस के बस का नहीं। सर आई थिंक आपका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, सेंटर में आएंगे। अच्छा सॉरी, तो ये इंडियंस के बस का नहीं है, ये PLC की प्रोग्रामिंग ये सब चीज़ें ये इंडियंस को नहीं आता है करना। इंडियंस वो गाय भैंस का वो करते रहो, वही तुम्हारे लिए लायक है। तो बहुत बेइज्जती करी उन्होंने मेरी और मेरे को साइड में बिठा दिया। मैं वो 3 दिन मेरे ज़िंदगी के सबसे ख़राब दिन थे। मेरे को साइड में बिठा दिया कि हम करेंगे सारी प्रोग्रामिंग, हम करेंगे सब कुछ, हम करेंगे। उस दिन मैंने ठाना कि यार रोहित, इंडिया को ना इस लेवल पे लेके जाना है, इस लेवल पे लेके जाना है कि एटलीस्ट वर्ल्ड में ये ना हो कि यार हम वही गाय भैंस वाले लोग हैं। तो वापस आया, फादर साहब की ये फैक्ट्री थी, क्रेन का बिजनेस था, इसको ज्वाइन करा एंड फ्रॉम डे 1 मेरा एम सिर्फ यही था कि यार किसी तरह से ना हमने इंडिया को ऊपर लेके जाना, ऐसी क्रेन बनानी है, इतनी सेवा करनी है अपने कस्टमर की, ऐसी क्रेन बनानी है कि वर्ल्ड में ना नाम हो जाए। और इसी मिशन को लेके आज हम ये जो सेमिनार भी कर रहे हैं ये भी इसी का पार्ट है कि हाउ कैन वी रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ आवर इंडियन प्रोजेक्ट्स। मैं बहुत क्रेन कंपनीज में गया, मैं कोने क्रेन्स में मैंने 1 महीना लगाया। कोने क्रेन्स वर्ल्ड की बेस्ट क्रेन कंपनी है। मॉरिस हैंडलिंग में मैंने 1 महीना की ट्रेनिंग ली। वहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है। वहाँ पे प्रोजेक्ट होता है, ऑर्डर दिया, क्रेन वाले ने एग्जीक्यूट किया, देयर इज नो टेंशन, कॉस्ट कम भी होती है, टाइमली डिलीवरी भी होती है, सब कुछ होता है। यहाँ पर क्यों प्रॉब्लम है? तो ये एनालाइज किया कि यार प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जैसा अरविंद ने अभी आपको बताया, पहले दिन से हम लोग अटैच्ड नहीं। हम लोग अगर पहले दिन से अटैच हो जाएं और थोड़ा सा एजुकेशन स्प्रेड हो जाए तो वी कैन डू वंडर्स। तो आप लोग सहमत हैं इससे? ओके। सो जो क्रक्स अरविंद ने बताए, दोज ऑल क्रक्स आर देयर इन दिस स्लाइड। ठीक है, इसमें हम बात वही कर रहे हैं कि कैसे प्रोजेक्ट की कॉस्ट और प्रोजेक्ट का टाइम हम कम कर सकते हैं। तो ये 4 स्टेप हैं मेजरली। आपको किसी को फोटो लेनी है तो यू कैन क्लिक दी फोटोज, क्योंकि ये जो है ना, ये मेरी जिंदगी का निचोड़ है। ये आपको आपकी प्रॉब्लम से दूर भगा सकता है। इसमें पहला स्टेप है इनपुट पैरामीटर्स ऑफ द क्रेन्स। हमने देखा 25 के आसपास पैरामीटर्स हैं। हर एक पैरामीटर क्रेन की कॉस्ट को डिफाइन कर रहा है। हर एक पैरामीटर क्रेन की कॉस्ट से कहीं ना कहीं लिखते हैं। लेकिन 6 मेजर पैरामीटर्स जो हैं वो ये हैं। पहला, जैसे सर ने कहा, टाइप ऑफ द क्रेन, डबल गडर लें, सिंगल गडर लें, हॉइस्ट लें। अभी जो स्टोरी ये बता रहे थे द्विवेदी जी, उसमें हॉइस्ट, मिकावर बीके ने हॉइस्ट की जगह जिप क्रेन लेके, हॉइस्ट इज चीपर देन अ जिप क्रेन, लेकिन हॉइस्ट की जगह जिप क्रेन लेके उन्होंने पूरी बिल्डिंग हटा दी। बिल्डिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, पूरी बिल्डिंग की कॉस्ट खत्म। सो व्हाट अ सेविंग। तो टाइप ऑफ द क्रेन इज मेजर। देन कैपेसिटी जैसा अरविंद ने दिखाया। बहुत दुख होता है मेरे को जब मेरे को कोई जना कहता है यार फैक्टर के ऊपर फैक्टर। यहाँ पे भी सर एक ब्रेथवेट से आए हुए हैं, उन्होंने फैक्टर की बात करी। वो हमारे ना दिमाग के अंदर है।
एक सेफ्टी मार्जिन ऐड कर दो, एक सेफ्टी मार्जिन ऐड कर दो, एक सेफ्टी, तो जितनी स्टेजेस से वो जाता है उतने सेफ्टी मार्जिन ऐड होते रहते, जरूरत नहीं। स्पीड ऑफ द क्रेन अगेन, सॉरी, स्पीड ऑफ द क्रेन अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हुआ क्या, एक्चुअल स्टोरी, जो ये बड़े बड़े हमारे क्रेन मैन्युफैक्चरर्स हैं, कोने क्रेन्स और ये, इनके पास 3 एमपीएम 4 एमपीएम का कोई मॉडल ही नहीं है। इनके मॉडल स्टार्ट होते हैं 6 एमपीएम से। और ऐसा क्यों? उनको मार्केटिंग में सिखाया जाता है कि यार तुम्हारी पर इक्विपमेंट कॉस्ट को बढ़ाना है। पर इक्विपमेंट कॉस्ट को कैसे बढ़ाएंगे? स्पीड बढ़ा कर दो जी। उनको कह दो कि इससे नीचे तो आती ही नहीं है, उनको समझा दो, तो स्पीड ज्यादा करने का जरूरत ही नहीं होता है। नॉर्मली आप जब कोई भी चीज जमीन से उठाते हैं, किसी चीज को मूव करने के लिए जमीन से कितना क्लियरेंस चाहिए होता है? कोई जना 500 mm to 1 मीटर, 1 मीटर भी नहीं जरूरत होता, सिर्फ ग्राउंड से क्लियर अगर आप उसको 2 mm 10 mm 20 mm भी ग्राउंड से क्लियर कर दो तो भी वो मूव कर सकता है। ठीक है, ठीक है, वो ऐसे ऐसे स्विvel करता है, इसलिए हम उसको 500 mm तक ले जाते हैं। बट अगर मेरे को जरा सा ही उठाना है तो चाहे उसकी स्पीड 3 एमपीएम हो, चाहे 6 एमपीएम हो, चाहे 10 एमपीएम हो, क्या फर्क पड़ेगा? सो स्पीड्स नीड टू बी वेरी केयरफुली अटेन्ड। क्लास ऑफ ड्यूटी पे हम लोगों ने ऑलरेडी इसी सेशन में बहुत सारी बात करी है कि क्लास ऑफ ड्यूटी से बहुत मेजर फर्क पड़ता है। 4.5 का फैक्टर की जगह 9 का फैक्टर, इट्स ह्यूज डिफरेंस। आप ही इसी तरह की एक मीटिंग में बीएचएल के साथ बातचीत हो रही थी। बीएचएल भी M5 क्रेन लेता है पावर हाउस के लिए। हमारे इंट्रोडक्शन के बाद, बहसबाजी के बाद, डिस्कशंस के बाद उन्होंने अब M3 कर दिया। आईएस में लिखा है M3, नो नीड। और सेम ऑब्जेक्शन कि भाई इरेक्शन के टाइम पे तो 24 आवर्स यूज होता है, नो नीड, M3 इज सफिशिएंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑक्सिलरी हॉइस्ट। ऑक्सिलरी हॉइस्ट से क्या समझते हैं आप लोग? एनीबॉडी? ऑक्सिलरी हॉइस्ट सपोर्टिंग टू द मेन हॉइस्ट। और कोई जना? ये टेबल सबसे ज्यादा बोल रहा है। ऑक्सिलरी हॉइस्ट मतलब आपको रिक्वायर्ड लोड का कैरी नहीं करना है, बट हाँ। लोड क्या कैरी करना है, तो वो ऑक्सिलरी हॉइस्ट से चलता है। तो सेकेंड हुक कह सकते हैं। हाँ, इकोनॉमिकल होता है। अभी टेक्नोलॉजीज ऐसी आ गई हैं जिसमें आपको एक्सिलरी हॉइस्ट की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। देयर इज नो नीड ऑफ ऑक्सिलरी हॉइस्ट, यू कैन सेव मनी on your equipment. प्लेटफॉर्म रिक्वायरमेंट, ये भी एक चीज आती है जिसमें जरूरत होती भी है, नहीं भी होती है, बट when to avoid, when not to avoid. So these are major 6 parameters which can reduce the cost of the crane. बट सिर्फ क्रेन की कॉस्ट जो है ना, क्रेन की कॉस्ट आपके प्रोजेक्ट में कितनी होती होगी? कितने परसेंटेज होती होगी क्रेन की कॉस्ट? एनीवन? प्रोजेक्ट से कोई जना? 0.01%। उसको आप रिड्यूस भी कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 0.00, मतलब कितने हजार रुपए कर देंगे? 2,000 रुपए, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए कम हो जाएगा, इससे ज्यादा कम नहीं हो सकता। The major thing which you can save is this. Agreed or not? भाई मोस्टली प्रोजेक्ट्स में बिल्डिंग डिजाइन आप खुद कर रहे हैं, या अगर कोई अलग कंसल्टेंट भी है तो भी वो डिजाइन तो कर ही रहा है। ये मैं एक काम कर रहा था मेट्रो का, सिंप्लेक्स के थ्रू। उसमें एक 15 टन की क्रेन लगती है, 15 टन की क्रेन ली, और उसमें जो गैंट्री गर्डर था, वो गैंट्री गर्डर वाज सूटेबल आई थिंक मोर देन 45 टन क्रेन। तो मैं उससे पूछने लगा, भाई तुमने मेरी जान निकाल दी, मेरे को नेगोशिएट कर करके, ये गैंट्री गर्डर का साइज तो देखो। और बेसिकली क्या था, उसने पर केजी किसी को दे रखा था। पर केजी का मतलब जितना मर्जी लोहा डाल दो और उतना पैसा चार्ज कर लो। सो बिल्डिंग डिजाइन, गैंट्री गर्डर्स,
these are the major areas where you can save your time and cost अगर हम इंजीनियरिंग टाइम पे इसको प्रॉपरली कर लें। तो इसके बारे में काफी हम चर्चा करेंगे अभी। क्रेन वेट्स नॉर्मली हम एज्यूम कर लेते हैं। क्रेन वेट्स एज्यूम करते हैं या नहीं बिल्डिंग डिजाइन के टाइम पे? कौन कौन बिल्डिंग डिजाइन करता है? इंजीनियरिंग से कौन है? आप हैं। और कोई जना इंजीनियरिंग से? जी। तो क्रेन वेट्स हम लोग एज्यूम करते हैं, जरूरत नहीं है। आप हमसे कांटेक्ट करें, आप हमसे एग्जैक्ट क्रेन वेट लें और व्हील लोड्स एग्जैक्ट लें, यू कैन सेव अ लॉट ऑन दैट। BHEL 100% क्रेन्स जो अभी हमसे क्रेन्स जो ले रहा है उसमें हमारे से क्रेन वेट्स और व्हील लोड्स लेता है। दे आर रीकैलकुलेटिंग, रीडूइंग एवरी बिल्डिंग विच दे आर मैन्युफैक्चरिंग। बिल्डिंग हाइट के ऊपर हमने बहुत बातचीत करी। बिल्डिंग हाइट कैन बी रिड्यूस्ड, देर आर लो हेडरूम क्रेन्स अवेलेबल, सिर्फ हमारे पास ही नहीं, सब वेंडर्स के पास अवेलेबल है। आपको बोलने वाला चाहिए। L&T पावर बड़ौदा उसने अपनी बिल्डिंग हाइट्स 2 मीटर्स तक रिड्यूस कर दी एंड 2 मीटर ओवरऑल रिडक्शन इन दी पूरा पावर प्लांट इज ह्यूज। 68 हॉइस्ट हमने सप्लाई करी अभी, सब लो हेडरूम, एवरी हॉइस्ट वाज लो हेडरूम। अब उसने डिजाइन कैसे किया वो एक अलग बात है, बट यस दे सेव्ड अ लॉट। So with the low headroom design of cranes and hoists, you can achieve this building height reduction. Then हम बात करेंगे 8 wheel डिजाइन पे, गैंट्री गर्डर पे। इसकी वजह से काफी बिल्डिंग हाइट रिडक्शन हो सकता है। तीसरा मेजर जो स्ट्रेस वाला एरिया जो हम अभी दिन भर बात कर रहे हैं वो स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में आपका जो स्ट्रेस है वो मेजर स्ट्रेस आता है स्कोप की वजह से, कि स्कोप क्लियर नहीं है। वेंडर सोच रहा है कि यार सिर्फ मेरे स्कोप में क्रेन है, आप लोग सोच रहे हैं यार क्रेन का ऑर्डर दे दिया तो सब कुछ इसके स्कोप में है। तो स्कोप क्लैरिटी इज वेरी नेसेसरी। अभी हम एक केईसी का काम कर रहे थे अभी 5 महीने पहले। टू मच प्रेशर फॉर क्रेन डिलीवरी की, क्रेन लगानी है GIS आ गया, क्रेन लगानी है GIS आ गया। क्रेन पहुंचने के बाद पता चला गैंट्री गटर है ही नहीं, ऑर्डर ही नहीं हुआ किसी को। केईसी वाज थिंकिंग दैट इट इज इन रेवा स्कोप, हमारे को ऑर्डर ही नहीं था। तो क्रेन पहुंचने के बाद देन दे गेव ऑर्डर फॉर गैंट्री गर्डर टू अस। उसके बाद वो 1 महीने बाद गैंट्री गर्डर सप्लाई हुआ, तो पूरा प्रोजेक्ट 1 महीना डिले हो गया, जिसके लिए मारामारी थी। GIS आके। तो स्कोप इज वेरी वेरी नेसेसरी। इसका पूरा चार्ट है, यू कैन क्लिक पिक्चर्स। स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, अपार्ट फ्रॉम कि हमारे को क्रेन में और बिल्डिंग हाइट में क्या, बिल्डिंग डिजाइन में क्या चेंजेस। देन इज द बाइंग डिसीजन। बाइंग डिसीजन इज बेसिकली कि आप वेंडर कैसे चूज कर रहे हो। तो मैंने बहुत बारी देखा कि अगेन ये स्कोप और बाइंग डिसीजन दोनों कंबाइंड है। कई लोग इवैल्यूएशन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इस तरह की बहुत चीजें होती हैं जिसकी वजह से आप कैसे वेंडर को सिलेक्ट करें। क्लाइंट ने 5-6 दे रखे हैं, उनमें से कौन सा सिलेक्ट करें, सिर्फ प्राइस इज द इशू या डिफरेंट थिंग्स, वी विल स्टडी ऑल दीज। तो ये पैरामीटर्स के ऊपर कोई बात, इसमें कोई क्लैरिटी चाहिए, हम बहुत बात कर चुके हैं इसके ऊपर। कैपेसिटी, स्पीड, क्लास ऑफ ड्यूटी, ऑक्सिलरी हॉइस्ट, प्लेटफॉर्म्स, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी, किसी को कोई क्वेश्चन? कोई तो क्वेश्चन होगा। वी कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, ओके। बिल्डिंग हाइट, क्रेन वेट्स, मैंने एक बात कही कि क्रेन वेट्स अप्रोक्सीमेशन की जगह हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं विच कैन कैलकुलेट टू द पॉइंट, और हमने उसको फिजिकली चेक भी किया हुआ है। वेरिएशन इज ओनली 1%। विद दिस सॉफ्टवेयर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जैक्ट वेट ऑफ द क्रेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेन वेट और व्हील लोड्स, ये आप जरूर इनिशियल स्टेज पे लें।
बिल्डिंग हाइट रिडक्शन के ऊपर सोचना शुरू कर दें। अगर आप प्रोजेक्ट से हैं तो आप इंजीनियरिंग वालों को बोलें कि हमसे कांटेक्ट करें या हमको बुला लें उनके पास। वी एश्योर यू हम आपकी बिल्डिंग हाइट्स कम कर देंगे। जी सर बताएं। हाँ जी। So there we calculate the load on that part of the corbel, how हाँ. much it is coming from your kiln. जी. So is it possible to get that load from your software so that Yes, you can give that? वही तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे Okay. कि सर आप हमको उस टाइम पे ले लो ना, assumption की जगह आप हमको उस टाइम पे व्हील लोड मांगो ना हमसे। Okay. Wheel load on that part only. where Yes, the support व्हील लोड is there. क्रेन का जो मैक्सिमम व्हील लोड आएगा वो आप हमसे मांगिए। Okay. सर व्हील ये डिसाइड करके बताएंगे 4 व्हील लेना है या 8 व्हील लेना है। If 8 wheel design is there, then there will be certainly a reduction in per wheel load. एब्सोल्युटली। बट कॉर्बल डिजाइन में जो टोटल लोड आएगा वो टोटल लोड आप हमसे मांगिए। So what is the minimum headroom you can design? सर हेडरूम मैं अभी आपको आगे केस स्टडी में दिखाता हूं कि कितना कम हमने हेडरूम किया है और उसकी वजह से क्या सेविंग्स हुई है। आई विल शो यू। तो आप शायद अभी आए हैं, मैं एल&टी पावर का बता रहा था। एल&टी पावर ने 2 मीटर बिल्डिंग हाइट थ्रू आउट पावर प्लांट उसने रिडक्शन कर दिया बाय टेकिंग द लो हेडरूम हॉइस्ट। हॉइस्ट की कॉस्ट जरूर बढ़ी थोड़ी सी, लेकिन टोटल जो कॉस्ट रिडक्शन आया वो दैट वाज इमेंस। ये एक डिजाइन है लो हेडरूम हॉइस्ट का। ये आप देख रहे हैं, ये कन्वेंशनल डबल गर्डर क्रैब है। ये हाइट में भी कम हुआ है, ये देखिए, और ये विड्थ में भी कम हुआ है। सो यू सेव ऑन बोथ हाइट एंड द फ्लोर स्पेस ऑफ द बिल्डिंग ऑल्सो। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बना रहा हूं, ऑल वेंडर्स आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ लो हेडरूम अरेंजमेंट क्रेन्स एंड हॉइस्ट। ये अगेन एक स्पेशल अरेंजमेंट है। नॉर्मली ऑक्सिलरी हॉइस्ट लिया जाता है, जैसे आप लोगों ने बात किया। इन दिस पर्टिकुलर केस दिस इज द ऑक्सिलरी हॉइस्ट। ये देख रहे हैं आप, पिक्चर बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करिए। ये डबल गडर बीम्स हैं, ये 2 बीम्स हैं डबल गडर के। यहां पे ये मेन हॉइस्ट का हुक है इधर की तरफ, एक एडिशनल क्रैब है यहां पर, और इसके नीचे ये एक बीम लगा हुआ है। एनी गेसेस इससे क्या एडवांटेज हो रहा है? यहां पर एक हॉइस्ट लगा दिया है, ये 30 टन का हुक है मेन, और ये 5 टन का हुक है, ये 5 टन का हॉइस्ट। इससे क्या एडवांटेज हो रहा है? एनी गेसेस? हैं जी? 1 वो तो ऑक्सिलरी हॉइस्ट से भी हो जाता, नॉर्मल ऑक्सिलरी हॉइस्ट से। इसमें क्या बेनिफिट है? ये बीम नीचे क्यों लगा रखा है? हुक अप्रोच, ये जो आपका एंड अप्रोच है, ये एंड अप्रोच बढ़ गया। तो बेसिकली मान लीजिए ये बिल्डिंग का एंड है, नॉर्मली जो हुक आएगा वो यहां तक आएगा। आपका ये जो फ्लोर स्पेस है अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर टू 3 मीटर जो फ्लोर स्पेस है वो खराब जाता है, वो ब्लाइंड जोन है। एग्जैक्टली तो वो ब्लाइंड जोन को हम यूज कर सकते हैं विद यूज ऑफ दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट। Of course, for a lesser capacity, not for 30 ton capacity, but at least मैंने 5 टन के लिए उसको यूज किया। So this kind of engineering we can do very well। और कोई major cost difference नहीं है इसमें। जो auxiliary hoist अगर आप लेते 5 टन का normal auxiliary hoist या ये वाला डिजाइन लेंगे तो बहुत ज्यादा कोई cost में difference नहीं है, but you get lot of advantage in this। हाँ, Maintenance approach is very poor. हाँ सर देखो, हर चीज का कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो होता ही होता है। मेंटेनेंस के लिए यहां पर आप एंड में एक छोटा प्लेटफॉर्म लगा दें, बिल्डिंग के एंड में, यहां पर ये बिल्डिंग है, इसके एंड में एक छोटा प्लेटफॉर्म लगा दें, क्रेन वहां पर लेके जाएं, उसकी मेंटेनेंस करें। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल सर, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। ये एक पर्टिकुलर एक क्वेश्चन आया था कि डबल गडर में क्रैब ऊपर ही होती है क्या हमेशा, शायद इधर से आया था। तो ये इसको फिश बेली डिजाइन क्रेन क्रैब कहते हैं। इसमें क्रैब इज इन बिटवीन द गडर्स, ऊपर कम निकलता है।
तो स्पेशली जो बिल्डिंग हाइट को रिड्यूस करने की हम बातें कर रहे हैं वो इन तरीकों से पॉसिबल होता है। अगेन दिस इज वन ऑफ दी वर्कशॉप्स, ये 8 व्हील डिजाइन की क्रेन है, दिस इज 120 टन क्रेन, और इसमें हमने काफी सेविंग्स करके दी क्लाइंट को 3-4 तरीकों से। वन इज 8 व्हील कॉन्फ़िगरेशन। अब 8 व्हील कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से व्हील लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पहले 2 जगह लग रहा था, अब 4 जगह लग रहा है। 4 जगह लगने से ये गैंट्री गर्डर का साइज कम हो जाएगा। अगर कोई चीज आप सेम, टोटल लोड तो सेम ही रहेगा, लेकिन उसको आप अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की वजह से ये गैंट्री का अपना साइज कम हो गया। इसका साइज कम होने की वजह से जो कॉलम का साइज है वो कम हो जाएगा। इसका कॉलम का साइज कम होने की वजह से जो फाउंडेशन है वो कम हो जाएगी। प्लीज सर, इसमें एक क्वेश्चन है जी जो नॉर्मली हम लोग डिजाइन करते हैं गार्डर, उसमें कैम्बरिंग करते हैं, जी। राइट? बट इन दिस डिजाइन इज देयर एनी पॉसिबिलिटी फॉर कैम्बरिंग? ये वाले फिश बेली में कह रहे हैं सर? हाँ सर, ये वाले फिश बेली में कह रहे हैं? या हाँ सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। नॉर्मल भी तो ये व्हील तो ऊपर ही चल रहे हैं ना सर, हाँ, यस, बस इसको हमने अंदर शिफ्ट किया है। ठीक है। वो जो नीचे प्लेटफॉर्म है दैट इज आल्सो कैम्बर। कौन सा सर? तो नीचे जो अब जिस पर अभी टोटल लोड आएगा, नीचे जो प्लेटफॉर्म जिस पर आपको लगाए हैं, हाँ ये होस्ट हाँ, ये कैम्बर आएगा सर, इसमें कैम्बर रहेगा। कैम्बर रहेगा? हाँ कैम्बर रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, हाँ। कुछ केस स्टडीज हैं। ये पर्टिकुलर एक एरोप्लेन हैंगर डिफेंस का प्रोजेक्ट था, एरोप्लेन हैंगर का था। यहाँ पर हाइट रिस्ट्रिक्शन थी क्योंकि एरोप्लेन्स आते जाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर नहीं इसको बिल्डिंग को ले जा सकते थे, एंड इसका जो स्पैन है वो 50 मीटर्स का है। इनकी रिस्ट्रिक्शन थी एक तो बिल्डिंग हाइट की, दूसरी इनकी रिस्ट्रिक्शन थी कि जो क्रेन का सेल्फ वेट है, दैट सेल्फ वेट शुड नॉट बी मोर देन 50 टन। ये 7.5 टन की क्रेन है, 50 मीटर स्पैन की। अगर मैं नॉर्मल कैलकुलेट करता हूं तो इसका वेट 90 टन के आसपास आ रहा था, बट क्लाइंट सेड कि नहीं, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, आई हैव मैक्सिमम, मेरे को 49 टन 50 टन तक मेरे को ये वेट चाहिए। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए हमने स्पेशल डिजाइन किया, स्पेशल स्टील यूज किए, स्पेशल मैकेनिज्म यूज किए। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे गडर इस तरह से नॉचिंग किया है, जो गैंट्री गडर का डिजाइन था वो स्पेशल किया। द 90 टन क्रेन वाज, सेल्फ वेट ऑफ द क्रेन 90 टन से हम 47 टन तक लेकर आ गए इस पर्टिकुलर केस में। इसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट किए गए, यहाँ पे स्प्लाइसिंग करी गई ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाए और ये ट्रेन प्रॉपरली वहां पे पहुंच जाए। इसी में ये फिश बेली डिजाइन जो है, इसकी वजह से हमने बिल्डिंग हाइट को कम किया। फिश बेली डिजाइन, इसमें अपर का क्या वो रेल सेक्शन में क्या है? ये वाला सर, ये आप स्क्वायर बार भी लगा सकते हैं, रेल भी लगा सकते हैं। अभी इसमें क्या यूज किया? इसमें स्क्वायर बार यूज किया हुआ है। डेड लोड कितना था सर? बोले 90 टन, 47 टन के आसपास। 90 टन ओरिजिनली क्रेन का वेट 90 टन बैठ रहा था, बट उसको हमने रिडक्शन कर करके 47 टन पे पहुंचा दिया। वो कितना लिफ्ट कैपेसिटी था उसका? 7.5 टन, ओनली 7.5 टन। रिक्वायरमेंट जो था उनका 7.5 टन का रिक्वायरमेंट था, बट बिल्डिंग वाज अ स्पेशल, जो उनकी फाउंडेशन ऑलरेडी हुई थी, उसमें बिल्डिंग लोड जब उन्होंने कैलकुलेट किया, इट कुड नॉट टेक मोर देन 50 टन ऑफ द क्रेन वेट। तो वो फाउंडेशन दोबारा नहीं करना चाहते थे या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम था, तो उसको हमने, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर आप चाहें इसको करना तो हमारे साथ मिलकर या किसी भी क्रेन वेंडर के साथ मिलकर यू कैन ऑलवेज डू इट। थोड़ा सा एफर्ट लगेगा बट इट कैन बी डन। इसमें जर्मन में एक एनर्जी चेंज यूज हुई ताकि हाइट कम हो सके। ये एक और पर्टिकुलर केस था जिसमें सर शायद आपका क्वेश्चन था कितना हेडरूम कर सकते हैं। 20 टन 20.3 मीटर स्पैन की क्रेन थी। नॉर्मली इसका हेडरूम जो ये कॉर्बल के ऊपर होना चाहिए
नॉर्मली इट इज 2.5 to 3 मीटर, इसको हमने 1300 mm में किया। So again, reduction in building heights, reduction in the foundation, reduction in the pillar cost, building cost, सब चीज रिडक्शन हो गई। ये पर्टिकुलर एक एग्जांपल है ऑक्सिलरी हॉइस्ट का। तो ऑक्सिलरी हॉइस्ट जैसे हमने बातचीत करी, एक सेकेंडरी हुक होता है जिसको हम नॉर्मली कब यूज करते हैं, क्या बोला था आप लोगों ने? ऑक्सिलरी कम लोड यूज करना हो और स्पीड भी थोड़ा ज्यादा रहता हो। तो कम लोड अगर यूज करना है तो मेन हॉइस्ट से क्यों नहीं कर सकता मैं? करंट जा बीएफडी ड्राइव आ गया है, सब बीएफडी ड्राइव से आप सब चीज कर सकते हैं, 5 मीटर पर मिनट का स्पीड से भी कर सकते हैं, 50 मीटर। सो इट विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस योर करंट कंजम्पशन। सो ये जो कंसेप्शन था सर ने जैसे बोला, बिल्कुल सही बोला। सर के लिए एक बार तालियां, ही इज एजुकेटेड इनफ। सो वीवीए अब ऑक्सिलरी हॉइस्ट का कंसेप्ट खत्म हो रहा है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। व्हाई? जो दो वजह से हम यूज करते थे ऑक्सिलरी हॉइस्ट, वन वाज कि कम कैपेसिटी का अगर मेरे को लोड उठाना है तो वो सेम एनर्जी क्यों यूज करें। तो आज की डेट में जब वीवीएफ ड्राइव आ गया है, वीवीएफ ड्राइव का एडवांटेज ये है कि जितना आप लोड उठा रहे हो उतना ही एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। इट इज प्रोपोर्शनल टू द लोड विच यू आर लिफ्टिंग। इट इज नॉट कि भाई पहले के जैसे कि अगर 50 एचपी का मोटर लगा हुआ है तो 50 एचपी की इक्विवेलेंट जो करंट है 108 एम्पियर वही लगेगा, ऐसा नहीं है। मोटर आपका 50 एचपी का ही रहेगा, लेकिन अगर लोड वो 5 टन का उठा रहा है तो 5 टन के अकॉर्डिंग ही करंट कंज्यूम होगा। नहीं, कॉस्ट तो आपका 50 एचपी का जो मोटर लगा हुआ है वो तो लगा ही हुआ है ना सब। सर बीएफडी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। मोटर प्रोटेक्शन आपकी पूरी उसके अंदर इनबिल्ट होती है। मोटर आपकी खराब नहीं हो सकती जिंदगी में अगर वीवीएफ ड्राइव लगी हुई है। दूसरा, स्टेपलेस स्पीड्स मिलती हैं आपको, मतलब जीरो से लेके जो डिजाइन स्पीड है कोई भी स्पीड आप ले सकते हो। तो ऑपरेटर को बहुत ईज हो जाती है, लोड का स्विंगिंग खत्म हो जाता है। तो वीवीएफ ड्राइव तो लेनी ही चाहिए इन एनी केस, वो तो कंपल्शन है। उसके अबव ऑक्सिलरी हॉइस्ट को हम अवॉइड कर सकते हैं। अब इसमें सर एक चीज और बताना चाहूंगा। मान लीजिए 3 एमपीएम का आपने हॉइस्टिंग स्पीड डिजाइन कर लिया, तो ये क्या 5 एमपीएम पे चल सकता है? ओके, तो विद रेवा क्रेन ब्रेन हमने एक डिजाइन किया जो ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है कि कितना लोड है क्रेन पर। अगर क्रेन पे लोड 0 है तो उसको 3 एमपीएम की अगर आप क्रेन है तो उसको आप 6 एमपीएम तक ले जा सकते हो। 6 एमपीएम की स्पीड पे वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। अगर वो कुछ भी लोडेड है उसमें तो वो आपकी डिजाइन स्पीड जो है उसी पे चलेगा। ठीक है, सो वीवीएफ ड्राइव से हम लोग उसको डबल दी फ्रीक्वेंसी पे चला सकते हैं, डबल दी स्पीड पे चला सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो ये फरीदाबाद स्टील मोंगर्स की केस स्टडी है जिसमें ऑक्सिलरी हॉइस्ट हमने अवॉइड किया। 25 बाय 5 टन की उनको क्रेन नॉर्मली पहले उन्होंने डिसाइड करी थी, उसकी जगह हमने कहा कि आपको ऑक्सिलरी की जरूरत नहीं है, यू टेक ओनली 25 टन क्रेन विद आवर रेवा क्रेन ब्रेन फीचर, और उनके 5-7 लाख रुपए ऑक्सिलरी हॉइस्ट के बच गए विद दिस फीचर। तो ये वीवीएफडी का फोटो दिखा रखा है, यहाँ पे रेवा क्रेन ब्रेन है कहीं। तो कंक्लूजन्स बेसिकली यही है कि बिल्डिंग हाइट रिड्यूस हो सकती है आपकी, चाहे वो क्रेन में हो चाहे वो हॉइस्ट में हो, और रेवा क्रेन ब्रेन से आप स्पीड्स भी डबल कर सकते हैं। तो अब एक एक्सरसाइज करते हैं। आप जो ग्रुप्स में बैठे हुए हैं, जिस टेबल पे बैठे हुए हैं, आपको एक मोबाइल फोन डिजाइन करना है मेरे लिए। मैं मार्केट में आ रहा हूं और आप एक कंसल्टेंट हैं, आपको मोबाइल फोन डिजाइन करना है और मेरे को प्रॉफिट कमा के देना है। ठीक है,
उस मोबाइल फोन का स्पेक्स, उसके प्राइस, उसका नाम आपने डिसाइड करके सोचना है। तो ग्रुप एक्सरसाइज है, अपने टेबल के अंदर ही अपने अपने ग्रुप में। अपने अपने ग्रुप में प्लीज करें। तो प्लीज एक आदमी अपने टेबल पर ग्रुप हेड बन जाए और प्लीज रेज योर हैंड, अपना नाम बता दें हर टेबल से। प्लीज प्लीज, इस टेबल से कौन है? यस, अपना नाम? आयान चक्रवर्ती जी। नेक्स्ट टेबल विश्वजीत पाल जी, इस टेबल से। बोलिए बोलिए बोलिए। ओके, इस टेबल से राजशेखर साहब मोबाइल नहीं बनाते हैं, अवनीश बनाएगा, अवनीश बनाएगा। यस, इस टेबल से। यस, फ्रॉम दिस टेबल। ओके ओके, थैंक यू। प्लीज इस टेबल से। और जिनका नाम हो गया वो मोबाइल बनाना स्टार्ट करें प्लीज जी, इस टेबल से। वी ओनली हैव 5 मिनट, सिर्फ 5 जी। मिनट है। 5 मिनट में आपको मोबाइल फोन बताइए। डिजाइन करना है, स्पेक्स डिजाइन करनी है हम्म, और उसका प्राइस डिसाइड करना है। यस, ये 5 भी है, मिनट मेरे में। को प्रॉफिट कमा के देना है आपने। बिल्कुल। बिकॉज हम सब लोग कंसर्न है टेक्निकल से एंड कॉमर्शियल से। ये आप डिसाइड करेंगे सर, रिक्वायरमेंट क्या है वो आप सर्वे करें, आप डिसाइड करें। इंडियन मार्केट में आपको एक मौका दिया गया कि एक मोबाइल आप लॉन्च कीजिए, कौन सा लॉन्च करेंगे, क्या करेंगे, वो आपको डिसाइड करना है, उसका नाम तक आपको डिसाइड करना है। आप लोग कंसल्टेंट हैं, ये याद रखना। कंसल्टेंट हैं आप लोग और पैसा मेरे को कमा के देना है आपने। ऐसा फोन लॉन्च करना है हाँ, जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। आई थिंक टेबल 2 का